Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is November 27, so let's get started. यहाँ पर वही ट्रूथ साइन हुआ है पैलेस्टीन और इसराइल, पैलेस्टीन क्या हमास और इसराइल के बीच में, तो हॉस्टेजेस एक्सचेंज किए जा रहे हैं, राइट। सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर फिलीपींस ने फिर से ये कंप्लेन किया है कि चाइना के फाइटर जेट्स पेट्रोल कर रहे हैं हमारे एरिया में। ओके, तो वो सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। चाइना के साथ जो भी तनातनी चल रही है फिलीपींस की, और क्यों, क्योंकि फिलीपींस है ट्रीटी अलाई यूएसए का, तो उसे फिलीपींस डरता नहीं है इससे, राइट। दूसरा है मलेशिया और तीसरा है वियतनाम, जिसके साथ चाइना के टर्म्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो फिलीपींस कन्विंस करने में लगा इन दोनों को कि हम लोग तीनों मिलकर एक साउथ चाइना सी में एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट करें। ओके, फिर चाइना के सामने प्रेजेंट करें कि ये आपको भी फॉलो करना होगा। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पर अब दूसरे जो जिनके साथ चाइना की थोड़ी अनबन चलती है वो है जापान और साउथ कोरिया। तो इसके साथ इन्होंने एग्री किया तीनों ने कि हम अपने ट्राइलेटरल टाइज को इम्प्रूव करेंगे, टेंशंस को कम करेंगे। ओके, तीनों के फॉरेन मिनिस्टर मिले थे, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। दे एग्रीड ऑन टू रीस्टार्ट कॉपरेशन, ओके, ईज द टेंशन इन वाइटल रीजन इवन एज चाइना एंड यूएस मैंडेट देयर टाइज। ओके, अभी जो समिट हुआ था एपेक का, ठीक है, यूएसए में, वहाँ पर चाइना और यूएसए ने आपस में बात की है, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नया कुछ फॉर्मुलेट नहीं हुआ है, कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ है, बट एनीवे एक तरह का डायलॉग शुरू हो गया है, इंक्लूडिंग द मिलिट्री कॉपरेशन एज वेल, मींस मिलिट्री कम्युनिकेशन भी दोबारा रीस्टैब्लिश कर लिया इन लोगों ने। ओके, बीजिंग का कंसर्न रहता है हमेशा कि वाशिंगटन अपने रीजनल अलाइज के साथ हमें एनसर्कल करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर आप चाइना का मैप देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर उसके पास होता है जापान, राइट, और उसी की बॉर्डर से लगा हुआ है नॉर्थ कोरिया, जो कि ऑब्वियसली उसकी चाइना और रशिया के साथ टाइज ज़्यादा अच्छे हैं, और नॉर्थ कोरिया के जस्ट नीचे है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया और जापान ये इसके यूएसए की रीजनल अलाइज हैं, जो कि चाइना की शोर से बहुत करीब हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक ताइवान आ जाता है, और ताइवान को भी कंसर्न वही है कि चाइना कहता है ये वन चाइना पॉलिसी का पार्टी, यूएसए कहता है कि होगा बट आप फोर्थ यूज़ नहीं करेंगे। और उसके नीचे फिर आपके पास फिलीपींस है, वियतनाम है और मलेशिया, जिसके साथ चाइना के टाइज कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। They have decided, all these three countries, they have decided to advance cooperation in 6 areas, that is security, economy, technology, and promote concrete discussions to prepare for summit. ओके, एंड प्लीज़ इस डिस्कशन को ना पूरा ज़रूर देखना, बिकॉज आज हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे एनआईए एक्ट को, ओके, यूएपीए एक्ट को भी कवर करेंगे। आज गुरु नानक जयंती है, तो हम गुरु नानक जी के बारे में भी जितना हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे। दूसरा एमएसपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानेंगे, क्योंकि कुछ सभी स्टेट्स में बड़ी बड़े प्रोमिस किए जा रहे हैं, हम एमएसपी इतनी बढ़ा देंगे, हम उतनी बढ़ा देंगे, ठीक है, बिना ये बताए कि किस बेसिस पर बढ़ाओगे, क्योंकि C2 फार्मूला है, अभी आते हैं, खैर चलो उस पर अभी हम बात करेंगे। ये सब चीज़ें आज हम डिटेल में देखेंगे। राइट, यहाँ पर इसका नाम याद रख लीजिए बस, ग्रीक आइलैंड है ग्रीस के पास, ठीक है, ग्रीक आइलैंड ऑफ लेस्बोस। यहाँ पर हमारी एक शिप संक हुई है, बट जो भी है खैर वो क्लेम कर रहे हैं कि ये किसी ने किया है। नेक्स्ट, टनल रेस्क्यू अभी तक चल रहा है, क्योंकि अभी तक उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। इंडिया यूएस वर्क ऑन पैक्ट टू क्विक रिटर्न ऑफ स्टोलन एंटिक्स। अब देखिए एंटिक्स ना इंडिया से बहुत चोरी होते हैं, तो इंडिया यूएसए बहुत जल्द एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, दैट इज़ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, ओके, ताकि इंडिया में जो भी आप लोग एंटिक्स वगैरह चोरी होकर यूएस या दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, तो उसको दोबारा से ईजिली रिटर्न किया जा सके। India is close to signing a agreement with United States under which the process for return of stolen antique will be hugely simplified. Okay, अभी ये रिटर्न भी करवाना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मणिपुर में कुछ ग्रुप्स हैं, और वो मिताई की ग्रुप्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो बात करते हैं कि हमें मणिपुर को अलग करना है इंडिया से, ऑलराइट, आर्म्ड रेबेलियन के तौर पे। तो मणिपुर गवर्नमेंट उनके साथ शायद एक पीस सेटलमेंट कर सकती है जल्दी इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ। ओके, तो जैसा भी होगा आगे देखेंगे जब न्यूज़ में आएगा। राइट, डील विद इंसर्जेंट ग्रुप्स, तो उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, द ओल्डेस्ट मिताई इंसर्जेंट ग्रुप। मिताई है, याद रखिएगा, कुकीज नहीं है। अंटिल नाउ नो वैली बेस्ड मिताई इंसर्जेंट ग्रुप हैड एवर कम टू एन एग्रीमेंट विद द सेंटर। देन इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया था अंडर यूएपीए ऑन 7 मिताई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके UNLF के साथ साथ और भी 6 और भी थे। ओके, इनका एम क्या है, सेसेशन ऑफ मणिपुर फ्रॉम इंडिया थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल एंड टू इंसाइट इंडिजिनस पीपल ऑफ मणिपुर फॉर सच सेसेशन। तो यूएपीए के अंडर में बैन किया हुआ है। आज हम इस एक्ट को भी देखेंगे। फिर जनरली ट्रैफिकिंग की जाती है हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ की, इनको चोरी किया जाता है, मूर्तियाँ होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, आर्ट की कुछ स्कल्पचर्स वगैरह होते हैं, तो उनको रिटर्न करने के लिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा
Over 400 antiques have been brought back to India since 2014. ठीक, जो वेरिफिकेशन स्टेज होती है, जैसे मिल गया कुछ, ठीक है, अब उसको वेरीफाई करना है, तो एएसआई उसको वेरीफाई करता है कि हाँ ये हमारे यहाँ था, हमारे यहाँ से चोरी हुआ था। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस को भी थोड़ा डन अवे किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। यूएसए हैज़ 25 एक्टिव बायलैटरल कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी। इवन एज दीज एग्रीमेंट्स डू नॉट प्रोवाइड ए टाइम लाइन फॉर रिटर्न्स, कितने टाइम में रिटर्न करेंगे ये फिर भी प्रोवाइड नहीं करता है ये। द प्रोसेस इज जनरली स्मूथ एंड फास्टर दैन वॉट इट वुड हैव बीन अदरवाइज। ओके, गुरु नानक जी की जयंती है, हम इनके बारे में भी लेक्चर के एंड में जानेंगे कि इनके थॉट्स, इनकी जो फिलॉसफीज़ हैं उसको आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू ये प्रेसिडेंट, इन्होंने कहा है कि हमें ज़रूरत है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की। क्यों? क्योंकि देखिए जुडिशरी को अगर हम देखें ना, तो इट इज़ द लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ आर डेमोग्राफी। देखिए बहुत ही नॉन इंक्लूसिव है। अधिकतर आप जो जजेस देखेंगे दे ऑल कम फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम जनरल कैटेगरी। ओके, हार्डली 1 or 2 यू विल फाइंड फ्रॉम अदर कैटेगरीज। ओके, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स ऑल्सो आई एम टॉकिंग। ओके, एंड इंक्लूडिंग अबाउट वीमेन एज वेल। ओके, तो ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं है। तो इसी के लिए इन्होंने कहा है कि देयर शुड बी क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस टू रिक्रूट जजेस। इट विल मेक द जुडिशरी डाइवर्स बाय इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप। इवन ट्रांसजेंडर्स की जब बात आती है, आप उनकी आबादी बहुत है यार, उनके केसेस पे आप जजमेंट दे रहे हो, बट वहाँ ऐसा कोई जज नहीं है जो उनकी प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली फील कर सकता हो। राइट, सिमिलरली जब वुमेन से रिलेटेड कुछ केस आते हैं तब वहाँ पर भी बात आती है। राइट, उसी तरीके से जब स्पेशली एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन टाइप के मैटर्स आते हैं तब भी बात आती है। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है एक किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। नाउ जेंडर या कास्ट रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस, बिकॉज कॉस्ट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर। आपको याद होगा आर्यन खान का केस, शाहरुख खान ने किस लेवल के और कितने लॉयर्स लगा दिए थे अपने बेटे को बचाने के लिए। तो अगर एक इतने बड़े आदमी को ये बेल लेने के लिए अपने बेटे को इस तरह की इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो फिर आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब इंडिया में जस्टिस सच में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत मुश्किल है। ओके, और डिले तो होती ही है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ओके, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की ज़रूरत है, मेरिट बेस्ड होनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इट विल क्रिएट ए लार्जर पूल ऑफ टैलेंट। President said that India has been deepening democracy since winning freedom by upholding justice and equality and empowering every citizen. अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के जितने भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं, ओके, पहला कि हमें इसकी नीड क्या है, दूसरा इससे बेनिफिट क्या होंगे अगर हम ये बना पाते हैं तो, ऑलराइट, और तीसरा अगर ये बना भी दिया तो इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे। ऑलराइट, ये 3 डायमेंशंस पे थोड़ा सा अपने कुछ थॉट्स दीजिएगा। ओके, नीड, बेनिफिट, चैलेंजेस, क्योंकि अगर क्वेश्चन, और बिल्कुल आएगा, एक बार अगर प्रेसिडेंट ने मेंशन कर दिया है ना, दिस एवरी चांस कि आपको इस पे क्वेश्चन मिल सकता है मेंस पे। क्योंकि पहले भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रूफ दिखाता रहता हूँ कि पिछले साल भी जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन में जो भी आपसे डायमेंशन डिमांड किया गया है ना, एज इट इज़ प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट से उठाया गया है क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं करा रहा हूँ आपको, मैं आपको ये करवाऊँगा ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ज़रूर एक थॉट दें। ऑलराइट, बाकी मैं इसको कल आपके साथ डिस्कस करूँगा डिटेल में। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक आप इस पर थोड़ा सा ये एक क्वेश्चन समझ के आप इस पर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। गवर्नमेंट ने यहाँ पर रीनेमिंग की है कुछ, आयुष्मान PHC जो होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, एज आरोग्य मंदिर कहा जाएगा अब उन्हें। यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर। राइट, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, अब देखिए ये जो आर्टिकल है ये वही बता रहा है कि ये जो बेनिफिट गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस करती हैं, एक तरह की ब्राइब जैसे ही होता है। अब जैसे यहाँ देखिए राजस्थान में जो रूलिंग पार्टी है कांग्रेस, उसने प्रॉमिस किया है वी विल मेक ए लॉ टू इम्प्लीमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो MSP तो अभी भी दी जाती है। ठीक है, और आप कह रहे हो कि हम इसको बढ़ाएंगे भी, तो अब बिना ये क्लैरिफाई किए कि आप अभी जैसे ये किस पे दी जाती है हमें, A2+ FL पे, राइट, उसके बाद डिमांड ये होती है कई फॉर्मुलेशन है कि C2 के बेस पे दी जाए। ओके, ये अभी हम आएंगे इस पे। ठीक है, 3 तरीके से दी जा सकती है, A2+ FL एंड C2।
ठीक है। तो अभी इस बेसिस पर एमएसपी डिसाइड की जाती है और फार्मर्स डिमांड करते हैं कि इस पे दी जाए। तो अब राजस्थान में कांग्रेस ने कह दिया कि हम इस पे लॉ बनाएंगे और वो बढ़ाएंगे भी प्राइस। तो किस बेसिस पर बढ़ाओगे, आपने ये क्लैरिफाई नहीं किया, ठीक है। सेंटर कह रहा है कि हमने तो ऑलरेडी दे रखा है A2 प्लस FL प्लस उस पर भी 50% प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से हम एमएसपी डिसाइड करते हैं। ओके, C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होती है, ये सब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद इन 5 मिनट्स। ओके, अभी हम देखेंगे, ठीक है, C2 क्या होता है। जस्ट अभी के लिए होल्ड पे डालिए उसको। अगर ये किया जाता है तो एमएसपी बढ़ जाएगी बाय 25 to 33% ओवर एग्जिस्टिंग लेवल। अब देखिए, अगर इस पर एमएसपी बढ़ती है तो ठीक है, फार्मर के हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा, दिस इज़ वन थिंग। तो ऑब्वियसली बात है कि रूरल एरियाज़ में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उसके हाथ में ज़्यादा पैसा गया तो ऑब्वियसली बात है रूरल एरिया में डिमांड बढ़ेगी, तो बूस्ट मिलेगा ओवरऑल इकॉनमी को, ये बेनिफिट हो गया। बट एट द सेम टाइम इसका इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब एमएसपी ही इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर ओके एमएसपी इंक्रीज़ हुई तो ऑब्वियसली बात है कि फिर जो फाइनल कंज्यूमर के पास जो प्राइस जाएगा किसी का भी, जैसे गेहूं पे एमएसपी आपने बढ़ा दी वीट पे, तो फिर जो अल्टीमेटली जो फ्लोर मिलेगा मार्केट में उसकी भी प्राइसेस बढ़ेंगी। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर आरबीआई का टारगेट है मुझे तो इन्फ्लेशन रखना है 2 से 6 के बैंड में, तो उसको रेपो रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अब वो रेपो रेट बढ़ाएगा तो अल्टीमेटली सारे बैंक्स अपने लोन पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसको बढ़ा देंगे। और उससे क्या हो जाएगा कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ या प्राइवेट हाउस होल्ड, आप और हम लोग जैसे लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो ये प्राइवेट और इंडस्ट्रीज़ में जो लोन की डिमांड आएगी वो लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अभी नहीं लेना मुझे इतना महंगा लोन। ओके, अब ये लोन डिक्रीज़ हो जाएगा तो इंडस्ट्रीज़ जो नया इन्वेस्टमेंट करती, नए इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, वो सब डाउन हो जाएगा। ठीक है, महंगे लोन हो गए, हम इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट हो रहा है, राइट। उसी तरीके से प्राइवेट हाउस होल्ड जो कंजम्पशन बढ़ता उनका, ठीक है, क्योंकि हम लोन ले रहे हैं कि चलिए कुछ बिजनेस कुछ सेटअप करते हैं या कुछ खरीदते हैं घर में, ठीक है, ओकेजन है, तो ये कंजम्पशन डिमांड भी कम हो जाएगी। तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास भी जीएसटी कलेक्शन वगैरह कम आने लगेगा और एम्प्लॉयमेंट भी उधर कम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनकम टैक्स में भी कमी देखने को मिलेगी। अब इस तरीके से जब ये सब डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो भी लो हो जाएगा, ऑलराइट। और जब रेवेन्यू डेफिसिट कम होगा तो गवर्नमेंट के पास भी उतना पैसा नहीं आएगा कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम कैपेक्स कहते हैं, उसको इंक्रीज़ कर पाए। तो ये कैपेक्स एक्सपेंडिचर भी हमारा नीचे चला जाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दी, गवर्नमेंट ने भी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर दिए, तो हमारी इकॉनमी जो होगी वो पूरी तरीके से कहाँ चली जाएगी, रिसेशन में, ऑलराइट। तो ये सारी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये नहीं सोचती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सब चीज़ें अनाउंस करने से पहले। और फूड सब्सिडी बिल देखिए वो ऑलरेडी 2 लाख करोड़ तक का है। अब अगर हमने एमएसपी बढ़ा के दे दिया, अब इसी में एक और डायमेंशन निकालिए कि अगर हमने एमएसपी बढ़ा दी, चीज़ की प्राइस बढ़ गई, लेकिन हमें पीडीएस में तो देना है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर ऑलमोस्ट 66% पॉपुलेशन को, 81 करोड़ पीपल को, और ये पीडीएस में तो मैं वही दे सकता हूँ 1 रुपये 2 रुपये या 3 रुपये में, ठीक है। अब वहाँ मैं एमएसपी ज़्यादा दे रहा हूँ तो सपोज़ मैं वहाँ दे के आ रहा हूँ फार्मर को ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ kg सपोज, ओके, पढ़ने के बाद, लेकिन मुझे तो यहाँ पे यही देना है। तो इससे तो क्या होगा कि हमारा जो फूड सब्सिडी बिल होगा, ठीक है, वो भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ऑलराइट। तो गवर्नमेंट का जो पूरा ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट कंटेन करने का जो टारगेट है वो सब खत्म हो जाएगा, ओके। तो अब ये तो हम और आप एज अ कॉमन मैन तो जानते हैं कि ऑब्वियसली सारे प्रोमिसेस फेक होते हैं, कोई नहीं देने वाला है, ठीक है। बट अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ सोच के प्रॉमिस करना चाहिए। दे शुड बी सम स्क्रूटिनी कि आप जिस तरह के प्रॉमिसेस कर रहे हो पहले जरा ब्लूप्रिंट बताइए कैसे इंप्लीमेंट करोगे आप इसको, ओके। द डोल्स हैव बीन प्रॉमिस्ड विदाउट मच थॉट टू देयर कॉन्सिक्वेंसेज, ओके। ये रूरल एरियाज़ में टेम्प्रेरी फार्मर्स की इनकम बढ़ा देगा, एक्सपेंडिचर होंगे रूरल एरियाज़ में, रूरल डिमांड जनरेट होगी, क्रिएट नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होंगी रूरल एरियाज़ में, बट ओवरऑल इकॉनमी पे ज़्यादा नुकसान करेगा ये सब। इट विल लीड टू ए मेजर डिस्टॉर्शन इन एग्री मार्केट्स एंड क्रिएट ए बिग प्रेशर ऑन फिजिकल पोजीशन ऑफ द स्टेट और द सेंटर एंड हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, जो मैंने आपको सारे समझाए, ओके। देयर इज नीड टू एक्सरसाइज कॉशन इन प्रॉमिसिंग द मून टू द इलेक्टोरेट। पीएम किसान जिसमें कैश इंसेंटिव दिया जाता है 6,000 ईयरली, ठीक है, या रायतू बंधु इन तेलंगाना, वहाँ पर आपको 10,000 रुपीज़ पर एकड़ दिया जाता है साल भर के लिए, सॉरी सीज़न के हिसाब से। एंड कालिया स्कीम इन उड़ीसा, वहाँ पर भी इसी तरीके से कि आपको जो इनपुट कॉस्ट होती है वो दी जाती है। इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज बेटर दैन इनकम सपोर्ट, बट इन्वेस्टमेंट टेक टाइम टू फ्रक्टिफाई वाइल पॉलिटिकल पार्टीज नीड क्विक क्विट प्रो क्यो फॉर देयर डोल्स, ओके। तो आप इस तरह की जो स्कीम ला रहे हो, पीएम किसान या रायतू बंधु जिसमें आप इनपुट कॉस्ट दे रहे हो, या कालिया ऑफ उड़ीसा, ये तीनों स्कीम याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या कर रही हैं, इनडायरेक्टली ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट दे रही हैं फार्मर्स को कि लीजिए पैसे लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए फार्मिंग, ठीक है। रादर दैन कि आपका प्रोडक्शन जब आया तो उस पर आप
कॉस्ट बढ़ा दो, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट फाइनल जो कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं ना बढ़ा के एमएसपी, उससे क्या है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में फ़ायदा मिलता है। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, इसलिए मैंने कहा था आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए एमएसपी है क्या? देखिए एक तरह का मार्केट इंटरवेंशन एक तरह का मार्केट इंटरवेंशन होता है जहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है फार्मर को अगेंस्ट द शार्प फॉल इन दी प्राइसेस। अगर आपका प्रोड्यूस जनरेट हुआ है, उसके प्राइसेस बहुत कम मिल रहे हैं, जैसे कई बार क्या है प्याज, ओनियन, ठीक है, गार्लिक, पोटैटो, इनके प्राइस इतने नीचे चले जाते हैं फार्मर फेंक जाता है सड़क पे, ठीक है। तो ये चीज़ वीट और राइस के साथ ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए ये एमएसपी यानी कि एक तरह का मार्केट इंटरवेंशन, यानी कि हमने पूरी तरीके से मार्केट पे नहीं छोड़ दिया फार्मर को कि आप जानिए मार्केट में क्या प्राइस मिल रहा है, खरीद लो बेच लो, ठीक है, नहीं, इंटरवीन करेगी गवर्नमेंट। अगर प्राइसेस ज़्यादा गिर रहे हैं तो फिर सरकार मदद करेगी। ओके, अनाउंस कौन करता है? अनाउंस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, और कब करती है? एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन, ठीक है, ताकि फार्मर डिसाइड कर सके चलो इस बार एमएसपी बढ़ी है सोयाबीन पे, तो मैं सोयाबीन ग्रो कर लेता हूँ। ऑलराइट, इस बिगिनिंग ऑफ द सीजन, इसको याद रखिएगा। और ये किस गवर्नमेंट कैसे अनाउंस करती है? तो इट इज़ अनाउंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। ये कमीशन होती है, ये रेकमेंड कर सकती है सिर्फ, ठीक है, रेकमेंड करेगी, ऐसे कोई नहीं है कि माननी पड़ेगी, ये सिर्फ रेकमेंडेटरी नेचर है, एडवाइजरी। ये रेकमेंडेशन होंगे, फिर ये जाएंगे आपकी कैबिनेट कमेटी में, ओके, वहाँ पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अनाउंस करती है। क्लियर? प्रेजेंटली अनाउंस किया जाता है 23 क्रॉप्स के लिए, और यही क्वेश्चन आया था 2018 के प्रीलिम्स में। ओके, 7 नाम दे दिए थे उसने, 7 नेम्स, कि इनमें से किसके लिए एमएसपी अनाउंस होती है, किसके लिए नहीं। ओके, तो ये नाम याद रखने ज़रूरी है, बट ऑब्वियस ही बात है ये पूरे 23 के याद रखें जाएँ, ये नहीं हो पाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। 7 टाइप की तो सीरियल्स हैं यहाँ पर, यानी कि ये हमारे वीट, पैडी, मेज़, बाजरा, ज्वार, रागी, बार्ले, ठीक है। 5 टाइप की पल्सेज हैं, चना, अरहर, तुर, उड़द, मूंग, मसूर, एंड 7 टाइप के ऑयल सीड्स हैं, इंक्लूडिंग सोयाबीन यहाँ पर आता है। ओके, सैफ्लावर याद रखिएगा और सनफ्लावर को भी याद रखिएगा, ठीक है, ग्राउंडनट भी है। बट अब क्वेश्चन में जब हैंडल करना होता है ना, यूपीएससी हमेशा आपको क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरीके से देगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो कर लोगे। ओके, तो वहाँ पर उसने एक ऑप्शन दिया था कॉफ़ी क्या है? एक तरह का कमर्शियल क्रॉप है। ओके, और कमर्शियल क्रॉप में सिर्फ 4 ही आते हैं जिन पे एमएसपी दी जाती है, दैट इज़ कॉटन, शुगर केन, कोपरा एंड रॉ जूट। ओके, तो कॉफ़ी को वहाँ पे आप कट कर देते हो, और उसने ऑप्शन इसी तरीके से सेट किए थे कि आपको अगर ये पता है कि कॉफ़ी पे नहीं दी जाती है, आप आंसर तक पहुँच गए थे। अरे तो फिलहाल एनीवे याद रखिए 23 क्रॉप्स के लिए दी जाती है, जिसमें से 4 कमर्शियल क्रॉप हैं, कॉटन, शुगर केन, कोपरा एंड रॉ जूट, ठीक है, ये जरूर याद रखना, कोपरा। ओके, अब एक और क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक 2019 में आया था, कि फैक्टर्स क्या कंसीडर किए जाते हैं एमएसपी फिक्स करने के लिए। तो पहला कि उस कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई कितनी है, ऑलराइट, दिस इज फर्स्ट फैक्टर। उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट क्या आई है, दैट इज सेकंड। फिर मार्केट प्राइस क्या चल रही है, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। जैसे हमने अगर वीट ले लिया, ठीक है, सपोज वीट की फिक्स करनी है, तो डिमांड कितनी है इसकी वीट की और सप्लाई कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है वीट में, इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में प्राइस ट्रेंड क्या कर रहा है। ओके, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, कि अगर इस क्रॉप की जगह दूसरा क्रॉप होता तो कितनी कॉस्ट आती। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, दैट इज रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ फार्म इनपुट एंड फार्म आउटपुट, एंड मिनिमम ऑफ 50% एज मार्जिन, ठीक है। जितनी भी पूरी सारी इनपुट कॉस्ट जोड़ दी ना हमने कि मुझे इतनी लागत आई है ये फसल ग्रो करने में, तो उसके बाद मुझे 50% का मार्जिन दीजिए एज अ प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आई है उससे 50% ऊपर, एंड द लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर्स। अब सिर्फ मैं यही कंसिडर नहीं कर सकता कि मैं प्रोड्यूसर के हिसाब से देखूँ, मुझे कंज्यूमर का भी ध्यान रखना है कि अगर मैं एमएसपी यहाँ पर इतनी दे रहा हूँ तो अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर को तो और भी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, टैक्स, ये वो जोड़ने के बाद फाइनल प्राइस क्या पड़ेगी फाइनल कंज्यूमर को, मुझे उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 7 फैक्टर्स निकल के आते हैं जिनके बेस पर डिसाइड की जाती है एमएसपी। ये 7 तो आपको याद होने चाहिए। अब उसके बाद स्वामीनाथन कमेटी की बात करते हैं। स्वामीनाथन कमेटी जब आई थी तो उसने 3 तरीके बताए थे। पहला A2 क्या है? इट इज़ कॉस्ट इनकर्ड बाय फार्मर इन प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप। इट इंक्लूड सेवरल इनपुट्स लाइक एक्सपेंडिचर ऑन सीड खरीदने पर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, या आपने अगर लैंड लीज पर लिया है किसी से, ठीक है, लाइक एक तरह से रेंट पे, तो वो भी, और आपने लेबर हायर किया है उसको भी इंक्लूड करेंगे, मशीनरी, फ्यूल, ये मतलब सारी जितनी भी कॉस्ट प्रोडक्शन में लग रही है वो सब बनता है मेरा A2।
ऑलराइट। अब सोचिए कि उसने कोई लेबर हायर नहीं किया था, उसके घर में ही वो है, वाइफ हैं, उनके सपोज 4 बच्चे हैं, वही लोग मिलके कर रहे हैं, तो वो फैमिली लेबर हुआ ना, ठीक है। अगर लेबर को हायर करता तो पैसे देने पड़ते, फैमिली लेबर है तो वो देने नहीं पड़ रहे हैं पैसे। बट अगर हायर करता तो कितना उसको लेबर को पे करना पड़ता, वो भी हम इसमें ऐड करते हैं, तो बनता है A2FL। A2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये वाली, ठीक है, प्लस कॉस्ट इनकर्ड बाय फार्मर, सॉरी दिस इज वन पार्ट, कॉस्ट इनकर्ड बाय फार्मर, एंड दूसरा वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, यानी उसने और उसके बच्चों ने, बीवी ने जो भी काम किया है उसकी जगह पर अगर लेबर यूज़ किया होता उन्होंने, तो उनको कितना पे करना पड़ता लेबर्स को, ठीक है, वो हो जाता है A2+FL। और अभी गवर्नमेंट यही यूज़ करती है, A2+FL इस पर 50% का प्रॉफिट मार्जिन देकर फिक्स की जाती है MSP, ठीक है। अब फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रहे हैं नहीं, आप C2 यूज़ कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट यूज़ कीजिए, हमें चाहिए C2 + 50% का मार्जिन, ओके। ये फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है। तो अब इसमें C2 में क्या है, तो देखिए C2 बनता है आपका A2+FL, A2+FL, ठीक है, C2 में ये हो गया। प्लस अब और क्या ऐड करने को कह रहे हैं वो लोग, वो कह रहे हैं कि इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड। देखिए फर्स्ट वाले में हमने देखा था लीज इन लैंड, तो वो तो कैलकुलेट की जा रही थी। अब सपोज कीजिए कि भले ही मेरा अपना लैंड है, बट सपोज कि मैंने ये लैंड रेंट पे दिया होता या किसी और से लिया होता रेंट पे, तो वो रेंट कितना आता। अगर मैंने किसी से रेंट पे लिया तो मुझे कितना रेंट पे करना है, या ओके, या अगर किसी ने मुझसे लिया है तो वो कितना रेंट पे। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर रेंटल वैल्यू भी ऐड की जाए ओन्ड लैंड की, मेरे खुद का लैंड। आप ये मत मानिए कि मेरा खुद का लैंड है, आप ये मानिए कि मैंने ये लैंड अगर रेंट पे लिया है तो मैं कितना रेंट पे कर रहा हूँ वो भी ऐड कीजिए आप F2+AL में, ओके। तो एक तो आ गया रेंटल वैल्यू ऐड कीजिए आप ओन्ड लैंड की, ओके। और दूसरा आ गया कि मैंने अगर कोई कैपिटल खरीदी है, लाइक सपोज कि मैंने कोई ट्रैक्टर खरीदा है, ठीक है, लोन पे लिया है कि 5 लाख का लोन लिया मैंने और ट्रैक्टर लिया है, उस पर मैं जो इंटरेस्ट पे करूँगा इस पे, इस कैपिटल एसेट पे, वो इंटरेस्ट भी जोड़िए आप, वो भी मेरी इनपुट कॉस्ट है, ऑलराइट। तो मैं वो भी ऐड करने की बात की जा रही है कि इंटरेस्ट पेड ऑन एनी कैपिटल एसेट, ओके। इसके अलावा रेंट पेड फॉर लीज्ड इन लैंड, अगर सपोज वो मेरा अपना लैंड नहीं होता तो मैंने जो लीज पर लिया है लैंड उसकी भी ऐड कीजिए, तब जाकर बनेगा ये सब मिलाकर C2। अब उनकी डिमांड ये है कि हमें इस बेसिस पर MSP फिक्स करके दीजिए। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर इस बेसिस पर फिक्स की जाए तो कितना वेरिएशन आएगा। देखिए फर्स्ट वाला तो A2 था, फिर A2+FL में हमने क्या जोड़ दिया FL यानी फैमिली लेबर की कॉस्ट, ओके। अगर वेट की हम देखें तो A2 निकालेंगे अगर हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आती है 903 रुपीज़ पर क्विंटल, ठीक है, 903। लेकिन A2+FL जब जोड़ा गया तो निकल के आई 1128 रुपये, 1128, ठीक है। लेकिन अगर हम C2 के हिसाब से इसकी रेट निकालेंगे तो ये निकल के आएगी 1652, कि दैट इज़ ऑलमोस्ट इंक्रीज ऑफ 500 रुपीज़, ठीक है। तो फिर अब ये सोचिए कि जब ये मार्केट में जाएगी और फाइनल कंज्यूमर इसको परचेज़ करेगा तो कितना महंगा हो जाएगा। आज 1 kg फ्लोर आटा, आई डोंट नो व्हाट्स द प्राइस, आई थिंक 40 के आसपास होगा, ओके। तो वो 40 से बढ़ के फिर कितना महंगा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली फिर कंज्यूमर को भी हार्म होगा, राइट। उसी तरीके से यहाँ देखिए ग्राम, A2 के हिसाब से इसकी कॉस्ट इतनी है, ठीक है, और ये कितना ज़्यादा जंप कर जाती है जब हम FL भी जोड़ देते हैं, राइट। लेकिन अगर हमने इसको C2 के हिसाब से निकाल लिया तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 4500 हो जाएगा पर क्विंटल। जस्ट लुक एट दिस सेफ फ्लावर, ओके, 2830, A2+FL 380, and now look at the jump, this is massive, 3807 से डायरेक्ट 5414, राइट। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। आगे देखते हैं खरीफ और राबी क्रॉप में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। पहले बहुत पहले 2011 के आसपास जब एग्ज़ाम होते थे तो इस तरह के क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि ये पूछा जाता था उस टाइम आपसे कि कौन से क्रॉप खरीफ हैं कौन से राबी हैं। तो ज़रा थोड़ा सा जान लेते हैं। खरीफ क्रॉप दे आर सोन इन अर्ली मई एंड यूजुअली एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट मानसून सीजन, ठीक है, मई में सो किए जाते हैं। राबी क्रॉप आर सोन अराउंड मिड नवंबर प्रेफरेबली आफ्टर द मानसून रेन्स, ओके, आफ्टर मानसून रेन्स, राइट। यानी कि अब जो ग्रो किए जाएंगे इस टाइम पर वो होंगे हमारे राबी क्रॉप।
दे आर ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप। क्यों? क्योंकि मई में ग्रो हो रहे हैं, मानसून आएगा, बारिश होगी, उसी पे बेस उनका प्रोडक्शन डिपेंड करता है। और राबी क्रॉप होते हैं विंटर क्रॉप, जो कि अब ग्रो किए जा रहे हैं इस वक्त। रेनफॉल पैटर्न, क्रॉप्स आर ड्रास्टली अफेक्टेड, टू लिटिल और टू मच रेनफॉल कैन ले वेस्ट टू देयर एफर्ट्स। ओके, और विंटर क्रॉप दे आर जनरली नॉट अफेक्टेड, हाउ एवर रेन इन विंटर कैन पोटेंशियली स्पॉइल राबी क्रॉप, जो कि उधर आती है ना थोड़ी जनवरी एंड फरवरी में, जिसको हिंदी में हम लोग मावट कहते हैं। एसेंशियल फैक्टर्स, these crop require hot weather and a large amount of water to grow, while these crop require a warm climate for seed germination and cold climate to grow. हार्वेस्टिंग मेथड, यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो जाती है अक्टूबर के अराउंड, ओके, या नवंबर में, जो कि अब भी हुई है। तो दिल्ली में पॉल्यूशन जो हुआ है वो सब इसी वजह से हुआ है ना, ओके। एंड जनरली इनकी होती है अप्रैल मई के आसपास। नाउ एग्जाम्पल, खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉटन, ग्राउंडनट, मेज, राइस। राइस, ये जो अभी इतना पॉल्यूशन हुआ ना दिल्ली में, उसी का मेन कल्प्रिट राइस, ओके। इसके अलावा राबी में देख लेते हैं बार्ले, ग्राम, पीस, वीट, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप। एंड रिमेंबर वीट साउथ इंडिया में स्पेशली थ्रू आउट द ईयर ग्रो की जाती है, खरीफ सीजन, राबी सीजन बोथ, ओके। कुछ जगहों पर पूरे टाइम ग्रो की जाती है साल भर। टर्म्स की बात करें तो खरीफ ट्रांसलेट इनटू ऑटम सीजन इन अरेबिक एंड राबी ट्रांसलेट इनटू स्प्रिंग सीजन इन अरेबिक, ओके। तो मैंने इस आर्टिकल के साथ ही आपको यहाँ पर पूरा एमएसपी से रिलेटेड सब चीज़ें बता दी है, और यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया था कि कैसे पूरा इकोनॉमी पे असर होता है, ओके। नाउ गिवन sorry for disturbance, augmenting supply, given rabi uncertainties, political cost of दाल रोटी inflation, government must do more। अब देखिए उसी से रिलेटेड है। देखिए पहला तो क्या हुआ है कि इस बार जो हार्वेस्टिंग हुई है ना खरीफ क्रॉप की, वो थोड़ी सी डिले हुई है, तो उस वजह से जो नई प्लांटिंग ऑफ वीट होनी थी वो भी थोड़ी सी स्लो हुई है, ठीक है। और ओवरऑल एकरेज भी रिड्यूस हो सकता है, but the crop sown beyond the optimal time is exposed to risk for temperature spikes like in March 22। अब देखिए जब आपने डिले की है ना सोइंग, तो वैसी बात है कि फिर आप जो काटोगे भी फाइनली फसल को, वो भी लेट होगी। और लास्ट ईयर यही हुआ था कि मार्च में आ गई थी यहाँ पर हीट वेव्स पंजाब में, और इससे हमारा वीट का ऑलमोस्ट 20% रिडक्शन हुआ था, ऑलराइट। नाउ व्हाट इज़ ऑफ मोर इमीडिएट कंसर्न इज़ वाटर सिचुएशन, क्योंकि इस बार जो हमारी रेनफॉल हुई है ओवरऑल ठीक है, ओके, बट स्टिल अक्टूबर के बाद से जो हुई है उसमें 26% बिलो रही है एवरेज से। एंड लैक ऑफ विंटर रेन जो विंटर में आती है उस पर भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि एल नीनो जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। नाउ व्हाइल द मानसून रेन वॉज ओवरऑल नॉर्मल, इट वॉज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। Agriculture Ministry estimated the production of kharif cereals, pulses, oilseeds and cotton sugarcane to be lower. The prospects of rabi don't look too bright either because like wheat, mustard, chana अभी हमने देखा था, ठीक है, to onion, garlic, jeera, they rely on water, okay, in underground aquifers and dams. Besides the occasional showers, there could be जो occasional showers जो उधर आते हैं जनवरी फरवरी में, अभी हमने बात की, मावट कहते हैं जिसको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आता है। The water level in major reservoir is 20% below the last year. Okay, now this is a serious concern. Now particularly in South India, ये डैम्स के नाम दिए हुए हैं, कुछ देख लेना खुद से कहाँ पर है, कौन से रिवर पर है, या मैं कभी प्रीलिम सीरीज में करवा दूंगा। Anyway, एल नीनो स्ट्रेंथन हो रहा है, तो वैसी बात है कि प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। Yields could also suffer from higher than normal temperature often seen during El Nino year। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च के अराउंड हीट वेव्स दोबारा आ सकती हैं। तो ये जो डिले हुई है ना सोइंग, तो उस वजह से फाइनली जो फाइनल क्रॉप जब तैयार होगी तो वो भी थोड़ा लेट होगी, तो उस टाइम पे अगर हीट वेव आई तो प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलेगी, ओके। गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रोएक्टिव रही है इस बार मैनेजमेंट में, जैसे उन्होंने बैन कर दिया था वीट का एक्सपोर्ट, राइस का एक्सपोर्ट, शुगर का एक्सपोर्ट, ओनियन एक्सपोर्ट। दे ऑल्सो इम्पोज स्टॉकिंग लिमिट ऑन पल्सेस, ओके। बट और उन्होंने जो गरीबों के लिए जो 5 kg राशन था, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसको भी रिस्टोर कर दिया है ऑफ राशन कार्ड होल्डर्स फ्रॉम 10 kg टू 5 kg, वापस से ओरिजिनल पे आ गए 5 kg पे। बीच में कोविड के टाइम बढ़ा के उसको 10 kg कर दिया था, ये। बट क्योंकि नेशनल इलेक्शन है इसलिए गवर्नमेंट कोई चांस लेना नहीं चाहती है इन्फ्लेशन के साथ, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है इलेक्शंस में। द करेंट 40% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन वीट इम्पोर्ट मस्ट बी स्क्रैप्ड, क्योंकि वीट का प्रोडक्शन अगर हमारा कम होगा तो वैसी बात है हमें कुछ इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और अभी हम इम्पोर्ट पे लगा रहे हैं 40% ड्यूटी, तो वो हमें हटानी पड़ेगी, ओके। उसी तरीके से 60% कस्टम ड्यूटी हम लोग लगाते हैं चना पे, एंड 50% लगाते हैं येलो एंड वाइट पीस पे, तो हमें ये भी कम करनी पड़ेगी अगर हम इन्फ्लेशन से बचना चाहते हैं तो। COP28 कहाँ पर होने वाला है? दुबई में, ओके।
COP27 में क्या एक अचीवमेंट थी, सिर्फ एक ही अचीवमेंट थी, लॉस एंड डैमेज फंड इस्टेब्लिश किया गया था, बट उसमें अभी तक कोई भी मनी डाला नहीं गया है। तो हो सकता है कि इस पर कुछ फैसला लिया जाए, उम्मीद करती हैं कुछ कंट्रीज। देखिए, ग्लोबल टेम्परेचर हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड दिस ईयर एंड 23 लुक्स टू सेट टू बी दी हॉटेस्ट। ओके, 86 डेज ऐसे थे 23 में जहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी 1.5 डिग्री को क्रॉस कर चुका है, एंड 4 दिन ऐसे थे जहाँ पर ऑलरेडी 2 डिग्री को भी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, IPCC ने कहा है दैट एमिशंस नीड टू फॉल 43% बाय दिस डेकेड टू स्टे अंडर 1.5 डिग्री। बट जो रिपोर्ट आई थी UNEP की एमिशन गैप रिपोर्ट, उसने बताया कि लास्ट ईयर एमिशन हमें चाहिए 43% से कम हो, बट लास्ट ईयर उल्टा 8% इंक्रीज हुए हैं एमिशन। ऑलराइट, now International Energy Agency estimates show that fossil fuel use is not likely to come down before 2030. For decades, climate negotiations avoided mentioning the elimination of fossil fuels. Okay, probably Russia, Saudi Arabia, ये कंट्रीज बहुत अगेंस्ट होती हैं कि आप क्लाइमेट नेगोशिएशन में फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने की बात मत कीजिए, क्योंकि हमारी इकॉनमी इसी पर डिपेंडेंट है। और पर COP26 में जाकर इन्होंने थोड़ा सा एग्री किया कि एलिमिनेट तो नहीं करेंगे, पर कम से कम फेज डाउन तो कर सकते हैं कोल पावर को थोड़ा थोड़ा। ओके, द फ्यूचर ऑफ कोल, गैस एंड ऑयल विल बी अमंग द फ्लैश पॉइंट्स, एंड स्टॉक टेकिंग भी होगी यहाँ पर। जो पेरिस में हमने गोल रखे थे INDC वगैरह, किसने कितना अचीव किया है। इसके बाद भी काफ़ी सारी डेफिशिएंसी, मिटिगेशन, अडेप्टेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, छोटी कंट्रीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे कोई वर्क नहीं किया जा रहा, डेवलप कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार नहीं है, डेवलप कंट्रीज फाइनेंस देने को तैयार नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ठीक है, अडेप्टेशन करने के लिए बस छोटी छोटी कोशिशें कर रही हैं लोग, जैसे पैसिफिक में छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो लिटरली सी वॉल बनाते हैं यार, कि ये समुद्र का पानी ऊपर और अंदर ना आए। और मिटिगेशन एफर्ट में मैंने आपको बताया कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एक टेक्नोलॉजी है, हम लोग कार्बन का एटमॉस्फेयर से कैप्चर करते हैं और फिर स्टोर कर देते हैं। ओके, और तो जो भी हमने INDC सेटअप किए हैं सभी कंट्रीज ने, वो सफिशिएंट नहीं है। ओके, जब ये सेट किए गए थे वॉलंटरी बेसिस पर, तो ये उम्मीद की गई थी कि ये जो NDCs हैं ये एम्बिशियस होंगे विद टाइम, कि लोग अपने आप कंट्रीज अपने आप हाई टारगेट सेटअप करेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये जो वॉर्स वगैरह हुई हैं यूक्रेन, इन लोगों ने तो एमिशन और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। द पैक्ट ऑल्सो हैड रेटचेट मैकेनिज्म। रेटचेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इस वर्ड को याद रखिए। इसका मतलब है इट वॉज सपोज दैट दे विल अपडेट द क्लाइमेट प्लेज एवरी 5 ईयर, बट कंट्रीज सब इंटरेस्टेड नहीं है इसको करने में। इट डज नॉट पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इंडिविजुअल कंट्रीज, क्योंकि ये सबका जॉइंट काम है कि आपको क्लाइमेट को बचाना है, अपने ग्लोब को बेटर बनाना है, तो सबको करना पड़ेगा। देयर इज टेलमेंट अबाउट हु शुड टेक अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ। ओके, यहाँ पर सिर्फ इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, देयर इज डेंजर ऑफ भक्ति इन पॉलिटिक्स। तो मैं इस आर्टिकल में नहीं जाऊँगा बिकॉज UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं है, आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप पढ़ लें। अब देखिए क्या है कि हमारे यहाँ स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं कि चलिए ये MP MLAs के अगेंस्ट जो भी वो चल रहे हैं ना, उस पर उसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट में की जाए ताकि जल्दी से डिस्पोज किया जाए इसको फाइनली। ऐसा नहीं कि एक लॉ मेकर बन के बैठा है और वो मिसयूज़ कर रहा है अपनी पावर का। तो इन पे ना जबरन में बेवजह एडजर्नमेंट करते रहते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि डोंट एडजर्न हियरिंग एक्सेप्ट फॉर रेयर रीजंस and give status report as well. Now, Allahabad High Court has instructed the special MP MLA courts in these states to not adjourn the cases except for rare and compelling reason. इसके अगेंस्ट एक PIL डाली गई थी, that criminal cases pending against the MPs and legislative assembly members. तो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है स्पेशल कोर्ट्स को टू सेंड मंथली रिपोर्ट्स ऑन प्रोग्रेस ऑफ ईच केस। राइट, और ये रिपोर्ट आपको 1 मंथ के इंटरवल पर भेजनी होगी कि इस जो केस है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, और अगर उन केस में स्टे लगा है तो उसकी डिटेल दीजिए हमें। और आप प्रायोरिटी दीजिए उन केसेस को जहाँ पर क्राइम इतना सीरियस है कि उसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। उसके बाद उन केस को प्रायोरिटी दीजिए जहाँ पर 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। एंड यू शुड नॉट एडजर्न द केस एक्सेप्ट फॉर रेयर एंड कंपेलिंग रीजंस। ओके, चलिए, टेरर अटैक दैट लेड टू चेंज, 26/11 हम सबको याद है क्या था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, वैसे तो उस केस की बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी चलो एक बात देख लेते हैं फटाफट कि हमें काफ़ी एविडेंस दिए थे हमने कि पाकिस्तान के ISI एंड मिलिट्री वर प्लॉटिंग एंड परपिचुएटिंग टेररिस्ट अटैक्स ऑन इंडिया। ओके, मतलब आप कह सकते हो सीधा सीधा उस इंसिडेंट ने पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था वर्ल्ड के सामने। ओके, और जो लोग की डेथ हुई थी ना मुंबई में, उसमें ऑलमोस्ट एवरी G7 कंट्री के कोई ना कोई सिटीज़न थे वहाँ पर। ओके, USA की भी आई थिंक 4 लोगों की डेथ हुई थी। और ये अटैक होने के जस्ट 1 महीने पहले ही हमने इंडिया और US ने अपनी न्यूक्लियर डील साइन की थी अक्टूबर में।
जस्ट 1 मंथ पहले। और इस डील के बाद से ही इंडिया यूएसए के रिलेशन थोड़े बेटर हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान यूएसए की मजबूरी क्या थी कि यूएसए में जब 9/11 के अटैक हुए थे ना, उसके बाद उसने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया था तालिबान रिजिम को बाहर निकालने में। लेकिन अफगानिस्तान को टैकल करने के लिए यूएसए को ज़रूरत पड़ रही थी पाकिस्तान की बार बार। ओके, तो ऐसे में पाकिस्तान को बहुत फंडिंग मिलती रहती थी यूएसए से। तो ये पाकिस्तान को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था कि यही है मेन कल्प्रिट जो टेररिज्म को परपिचुएट कर रहा है। और इस इंसिडेंट ने यूएसए को यकीन दिला दिया कि नहीं, हमें इंडिया को सीरियसली लेना होगा एंड पाकिस्तान को एक ग्लोबल आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, और फिर याद कीजिए कि इसीलिए एफएटीएफ ने क्या किया है, पाकिस्तान को तभी से काफ़ी साल से ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। और ग्रे लिस्ट में डालने के बाद इस पर कंपल्शन क्या लगी कि आपके यहाँ पर काफ़ी टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और वो लिटरली मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ हो रही है। ठीक है, वहाँ पर आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है आपके देश में, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग। तो इसके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए, नहीं तो हम आपको अब ग्रे लिस्ट से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तब जाकर पाकिस्तान ने अब जाकर कुछ स्टेप्स लिए हैं अपने यहाँ पर टेररिज्म को कम करने के लिए। ओके, नाउ वो जिसने अटैक प्लान किया था वो था लश्कर ए तैयबा। ओके, और उसी के साथ याद कीजिए कि ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिकन फोर्सेस ने असैसिनेट किया था पाकिस्तान के ही कंटोनमेंट में एबटाबाद सिटी में। तो ये 2 इंसिडेंट ने पाकिस्तान को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया था कि यही है टेररिज्म का मेन कल्प्रिट। नो, द रियल सक्सेस वाज इन ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन आइसोलेटिंग पाकिस्तान। ये इंडिया की एक रियल सक्सेस थी उस इंसिडेंट के बाद कि वहाँ से पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ा आइसोलेट होता चला गया। इवन सऊदी अरेबिया, यूएई ने भी पाकिस्तान को सीरियसली लेना बंद कर दिया था उसके बाद कि आप इंडिया कार्ड दिखाते रहते हो बट आप ही हो मेन कल्प्रिट। तो एंड इन मेकिंग काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन अगेंस्ट द एलईटी इफेक्टिव। Okay, India began to get unprecedented cooperation from Saudi Arabia and Persian Gulf countries and China too. चाइना ने एक ऑडियो भी रिलीज़ किया था जो कि उस टाइम के प्रेसिडेंट नवाज शरीफ, सॉरी नॉट प्रेसिडेंट मुशर्रफ, ओके, मुशर्रफ का था, जब उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था पाकिस्तान में। और वहाँ पर जब कारगिल वॉर हुई थी तो उन्होंने हमेशा स्टैंड लिया कि ये तो वो हैं मुजाहिदीन है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट चाइना ने एक ऑडियो रिलीज़ किया था जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन परवेज़ मुशर्रफ को मिल रही थी और वो उस वक्त चाइना में ठहरे हुए थे एक होटल में। ठीक है, तो चाइना ने भी उसके बाद थोड़ा कॉपरेट करना शुरू किया था अगेंस्ट टेररिज्म इंडिया को। यहाँ पर है कि इंडिया ने क्या चेंजेस किए अपनी सिक्योरिटी में। So there were holes in India's maritime security, the chinks in its internal security grid and inadequacy of its counter-terrorism infrastructure and local police। अब देखिए, यहाँ पर हमें यूएसए ने आईबी को और रॉ को ऑलमोस्ट 1 वीक पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि इस तरह का अटैक इंडिया पर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद भी 1 वीक का टाइम होने के बाद भी हम लोग इस अटैक को रोक नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं था कि हमारे साथ प्रॉब्लम थी, मतलब हम लोग तैयार नहीं थे बिल्कुल। ओके, अब इन लोगों ने क्या किया था, गुजरात कोस्ट के बाद एक फिशरमैन की फिश बोट जो थी, इन्होंने वो बोट कैप्चर की थी, ये पाकिस्तान के टेररिस्ट ने। अब वो बोट तो इंडियन ही थी और उसी बोट से ये लोग मुंबई कोस्ट तक पहुँचे थे। ओके, तो इसलिए वो डाउट हो नहीं पाया था एग्जैक्टली। एनीवे, दिस इंक्लूडेड द टाइटनिंग ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब हमने बाद में क्या स्टेप्स लिए, तो पहले तो हमने अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को टाइट किया। फिक्सिंग ऑफ लूप होल्स इन द इंटेलिजेंस ग्रिड, कि आईबी रॉ के पास इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी हम क्यों नहीं रोक पाए इसे। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथिंग ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क, हमने कानून बनाया नहीं, एनआईए सेटअप की। ओके, अभी एनआईए को मैं आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। टू डील विद टेररिज्म एंड क्रिएशन ऑफ स्पेशल एजेंसीज टू प्रोब टेरर केसेज। मैरीटाइम सिक्योरिटी को रिवैम्प करने के लिए हमने क्या किया, इंडियन नेवी वॉज गिवन द ओवरऑल चार्ज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, पूरा चार्ज हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी का इंडियन नेवी को दे दिया। और इंडियन कोस्ट गार्ड को कहा कि आप सिर्फ टेरिटोरियल वाटर्स तक ही रहेंगे और आप कोऑर्डिनेट करेंगे न्यू मरीन पुलिस स्टेशन जो सेटअप किए गए कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है, मरीन पुलिस अलग से सेटअप की गई। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड को कहा गया आप सिर्फ टेरिटोरियल वाटर्स तक जाएंगे, दैट इज़ हमारे टेरिटोरियल वाटर कहाँ तक है, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, वहाँ तक। और उसके आगे का पूरा सिक्योरिटी नेवी का काम है। इट ऑल्सो मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल वेसल्स लॉन्गर दैन 20 मीटर। नाउ फोकस ऑन दिस पॉइंट, जो भी वेसल 20 मीटर से लंबे होंगे, ओके, दे मस्ट मैंडेटरीली हैव द ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एंड ट्रांसमिट इट्स आइडेंटिफिकेशन अदर इन्फॉर्मेशन। ओके, नाउ इन एडिशन, और ये ओवर एंड अबव इंटरनेशनल रेगुलेशन ऑलरेडी हैं ऐसे जो कहते हैं कि जो भी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होगा, ठीक है, वो कंपलसरी है फॉर एनी वेसल हैवियर दैन 300 ग्रॉस टनेज। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल रेगुलेशन ऑलरेडी है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, यूपीएससी इस तरह के पॉइंट प्रीलिम्स में आपको ज़रूर देगा। ठीक है, ये ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेशन है फॉर 300 ग्रॉस टनेज के वेसल के लिए। और इंडिया ने लेकर आया था कि 20 मीटर से अगर लंबे भी हैं आपके वेसल तो भी आपको ये AIS सिस्टम लगाना होगा। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन,
Strengthening the Intelligence Bureau, multi-agency center whose primary job is to coordinate exchange of intelligence between central agencies, armed forces and state police. रेगुलर मीटिंग्स मैंडेटरी कर दी फॉर रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। और इसका जो चार्टर था, ठीक है, उसको भी थोड़ा एक्सपेंड किया गया टू इंक्लूड रेडिकलाइजेशन एंड टेरर इकोसिस्टम। यूएपीए और एनआईए एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ यूएपीए एक्ट आया था 1967 में, ठीक है, उसको अमेंड किया गया टू एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। एनआईए एक्ट पास किया गया बाय पार्लियामेंट टू क्रिएट द फर्स्ट ट्रूली फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ट्रूली फेडरल का मतलब क्या है कि वो स्टेट में जाकर भी कोई इन्वेस्टिगेशन करनी कर सकता है, ठीक है, वो कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है, वो फेडरल एजेंसी है, वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी कर सकता है काम, ठीक है। इवन फॉरेन में भी अगर कोई है जिसका कनेक्शन हमारे यहाँ से है तो हम उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इट गिव पावर टू सेंट्रल एजेंसी टू टेक ओवर एनी टेररिज्म केस इन एनी स्टेट सू मोटो विदाउट एनी कंप्लेन। ओके, सू मोटो would never get the support of all parties since it clearly violated the existing federal structure of policing। बिल्कुल existing federal structure को violate कर रहा है कि पुलिस जनरली आता है स्टेट लिस्ट में अंडर 7 शेड्यूल, बट यहाँ पर हम इस पुलिस को पावर क्या दे रहे हैं कि आप स्टेट में भी जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो वायलेट तो कर रहा था फेडरल स्ट्रक्चर को, फिर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं हुई पार्लियामेंट में इसके अगेंस्ट बोलने की या अगेंस्ट में वोट करने की। क्यों? क्योंकि 26/11 इंसिडेंट ने ऐसी छाप छोड़ी थी दिमाग पे कि कोई उस वक्त अगेंस्ट में बोल नहीं सकता था। पब्लिक प्रेशर इतना था कि कोई पार्टी अगेंस्ट में बोल के दिखाए, चाहिए हमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और वो बनी, ठीक है, फेडरल सिस्टम को वायलेट करते हुए भी बनी, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। नाउ अनदर सच प्रोजेक्ट व नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, जो कि मटेरियलाइज हो नहीं पाया बट ये होना चाहिए था, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। तो इसको आप अपने वे फॉरवर्ड में जरूर यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि टेररिज्म टैकल करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, तो वी नीड टू सेटअप दिस बॉडी एनसीटीसी। नाउ उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन किया गया पुलिस फोर्सेस का। फेलियर ऑफ द लोकल पुलिस तो क्लियरली एविडेंट था, हालांकि कुछ ब्रेवरी के एग्जांपल थे जैसे तुकाराम जी। ओके, इट्स फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस। मोर फंड्स एलोकेट किए गए, पुलिस स्टेशन सेटअप किए गए, उनको और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी गई, ट्रेनिंग बेटर की गई पुलिस की। ओके, लेकिन उसके बाद भी आज भी वही चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं अभी भी पुलिस में। बेटर वेपन्स प्रोवाइड किए गए, creation of crack commando teams among all police forces, and NSG also established 4 regional hubs across the country। Cooperation from the West, तो yes, biggest impact यही था कि 26/11 के बाद there was willingness of the West to cooperate with India। US declared global war on terror after their 9/11 अटैक, ठीक है, बट उसको ज़रूरत पड़ती रहती थी पाकिस्तान की, इसलिए वो ज़्यादा प्रेशर नहीं करता था उसको। बट इस इंसिडेंट के बाद इट वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टारगेटिंग ग्रुप्स विच हैव ग्लोबल आउटरीच। पहले, ठीक है, उसके लिए जैश ए मोहम्मद और ये सब ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं थे पहले, बट 26/11 के बाद जब अमेरिकन सिटीजन्स भी मारे गए यहाँ पे, तो यूएस स्टार्टेड सीरियसली एंगेजिंग विद इंडियन एजेंसी कि ये जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं एलईटी, जैश ए मोहम्मद, जो सिर्फ इंडिया को टारगेट करते हैं, ग्लोबल लेवल पर नहीं है ये, तो उनको भी अमेरिका अब सीरियसली लेने लगा था। नाउ यूएस नॉट ओनली प्रोवाइडेड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द अटैक बट ऑल्सो ए लॉट ऑफ प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस आफ्टर। ओके, एफबीआई ने प्रोवाइड किया था। इट हेल्प इंडियन नेल पाकिस्तान कल्पेबिलिटी एंड एम्बेरेस इट इंटरनेशनली, ठीक है। यूएस ने अरेस्ट भी किया था डेविड हेडली को, जो मेन कल्प्रिट था इसके पीछे, ठीक है। यूएसए की मदद से ही पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाला 2018 में, फोर्सिंग द कंट्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एलईटी एंड जैश ए मोहम्मद ऑन इट्स सॉइल, ऑपरेटिंग ऑन इट्स सॉइल। Okay, but still there are some lacuna that remains. State police forces continue to remain ill-equipped and poorly trained with continued political interference. On maritime security, there are limited options to track ships and they do not transmit the AIS signal. Also, many of the India's smaller shipping vessels have no transponders. Okay, total 2.9 lakh fishing vessel है, जिसमें 60% की लेंथ स्मॉलर देन 20 मीटर है। ओके, तो उनको ट्रांसमिट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो दे आर ऑपरेटिंग विदाउट ट्रांसपॉन्डर। अब मैं आपको बता देता हूँ एनआईए के बारे में। ठीक, मैं सारी चीज़ तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैंने आपको नोट्स में दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ईजी एज पाई यूपीएससी। ओके, यहाँ पे आपको ये फाइल मिल जाएगी, आराम से रीड कर लेना। है क्या एनआईए? इट इज़ द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ इंडिया, मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेट ऑल द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये इंक्लूड करता है फ्रेंड रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, अगर आप इन पर अटैक करते हो, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स, फेक इंडियन करेंसीज एंड इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये याद रखिए। ड्रग्स की जब बात आएगी तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, वो तो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का काम है। नहीं, इसका भी काम है, ये भी कर सकता है अगर चाहे तो। ओके, ऑफेंसेस अंडर स्टैट्यूटरी लॉ इनैक्टेड टू इम्प्लीमेंट
international treaties, agreements, convention, resolutions. It was constituted under NIA Act 2008. Okay, so you can say that it is a statutory body. Okay. It is empowered to deal with the investigation of terror-related crimes across states without a special permission from the state under written proclamation from Minister of Home Affairs. Note this point, without a special permission from the state. जब CBI को कुछ करना होता है ना तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट्स की, इनको नहीं लेनी पड़ती. ओके, इसलिए कहा है कि ये ट्रूली ये फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट तो कर रही है, बट कोई पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त इसके अगेंस्ट नहीं बोल पाई थी. हेडक्वार्टर वॉज न्यू दिल्ली, मतलब अभी भी हेडक्वार्टर ओवरसी न्यू दिल्ली. ज्यूरिसडिक्शन, इट ऑपरेशन एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन्स आउटसाइड द कंट्री. दिस वॉज द पॉइंट आई वॉज एम्फसाइजिंग यू. सिर्फ इंडियन टेरिटरी नहीं, कोई इंडियन अगर बाहर भी चला गया है तो वो अगर हमारा सिटीजन है तो हम उस पर भी ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल एक्सटेंड होगी. क्लियर. नाउ पर्सन्स इन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट वेयर एवर दे आर पोस्टेड, यानी आपकी इंडियन फॉरेन सर्विस या इस तरह के कोई भी डिप्लोमेट्स. पर्सन ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर दे मे बी. ओके, सपोज कहीं पैसिफिक ओशन में ऑपरेट कर रहा है कोई शिप, ठीक है, लेकिन वो जो शिप है वो रजिस्टर्ड कहाँ है, वो इंडिया में है. अगर उस शिप पे कुछ ऐसा होता है जो हमारी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है तो बिल्कुल हम उसको ऑपरेट उस पर एक्शन ले सकते हैं ना. ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखिएगा. पर्सन हु कमिट शेड्यूल ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट इंडियन सिटीजन और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट कोई शेड्यूल ऑफेंस किया, अभी शेड्यूल ऑफेंस क्या है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है, शेड्यूल में मेंशन है ऑलरेडी. अगर आपने ऐसा कोई ऑफेंस किसी इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट किया है दूसरे देश में भी, तो भी NIA आपके अगेंस्ट कुछ कर सकता है. नाउ हाउ डज NIA टेक अप द प्रोब. स्टेट गवर्नमेंट, एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट कैन रेफर द केस पर्टेनिंग टू शेड्यूल ऑफेंसेज रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर NIA इन्वेस्टिगेशन. ओके, स्टेट कैन रेफर, रिमेंबर द स्टेट कैन रेफर. ओके, बट ऑफेंस कौन सा होना चाहिए, शेड्यूल ऑफेंस. अभी हम आएंगे शेड्यूल ऑफेंस क्या है. After accessing the details made available, center can then direct the agency to take over the case. State government are required to extend all the assistance to NIA. Okay, अब आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे. When central government is of the opinion that a schedule offence has been committed, which is required to be investigated under the act, it may suo motu direct the agency to take up the probe. And outside India की बात करें तो, when central government finds that schedule offence has been committed at any place outside India to which this act extends, it can direct the NIA to register a case and take up investigation. Right? Sanction for prosecuting the accused under UAPA 1967 or other schedule offences, the agency seek the sanction of central government. The sanction is granted under UAPA based on the report of authority constituted under section 45. इस टॉपिक से easily आप 3 से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके, नाउ अब देख लेते हैं कि शेड्यूल ऑफेंसेस कौन से हैं. शेड्यूल ऑफेंसेस वो होते हैं जो इस एक्ट के शेड्यूल में ही मेंशन कर दिए जाएं. अरे तो उसमें कौन कौन से आते हैं ये लिस्ट आपको एक बार देखनी चाहिए, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है आपसे. इतनी अवेयरनेस अब आपसे UPSC एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत केस फाइल किए जा रहे हैं UAPA के अंडर में. NIA भी काफ़ी सारे केसेस इन्वेस्टिगेट करता रहता है. अब लिस्ट देखिए, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, UAPA एक्ट, ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंटी हाईजैकिंग एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट. ये दोनों नहीं, प्लेन हाईजैकिंग वगैरह के केसेस के बाद बने थे. ये वाला नहीं, ये कांधार वाला हाईजैकिंग नहीं, वो नीरजा वाला, नीरजा फिल्म देखी होगी आपने, ये 85 के आसपास हुआ था. सार्क कन्वेंशन, सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन ओशंस पे, ठीक है, एंड फिक्स प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम एक्ट, एंड एनी अदर रेलेवेंट ऑफेंसेज अंडर द इंडियन पीनल कोड, आर्म्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये याद रखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट. ठीक है, ये एक तो ये वाला आपसे गलती कराएगा एग्जाम में, दूसरा ये वाला कराएगा, क्योंकि ये इससे आपको आएगा यार ये तो वो उसका काम है नार्को डिपार्टमेंट का. नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी कर सकता है. ठीक है, UAPA में भी NIA भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है. ठीक है, मैरीटाइम के लिए भी रखा गया है और सिविल एविएशन के लिए भी रखा गया है. ठीक है, तो याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में एक प्रोबेबल क्वेश्चन बनेगा आपके लिए. नो, NIA
कि स्पेशल कोर्ट भी होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रायल ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस कंस्टिट्यूट वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स। कॉम्पोजिशन क्या होगा इस कोर्ट का? इट विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द जज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, रिमेंबर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जज को अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कहीं प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मत मार देना वहाँ। ओके, इन पे जो स्पेशल कोर्ट को प्रिसाइड करने वाले जज को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। Central government may, if required, appoint an additional judge or additional judge to special court on recommendation of Chief Justice of High Court. इसकी jurisdiction क्या होगी? तो special court has all the power of the court of session under Code of Criminal Procedure 1973, where any question arises as to jurisdiction of any special court कि ये jurisdiction में आता है या नहीं आता है, तो वो क्वेश्चन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसका डिसीजन फाइनल होगा कि jurisdiction आती है या नहीं। Supreme Court can transfer a case pending before a special court to any other special court within that state. Okay, within that state, ये point याद रखिए, within that state or any other state in some exceptional cases. ठीक है, दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना है तो सिर्फ एक्सेप्शनल केस में ही हो सकता है कि बंगाल में कोई ब्लास्ट हुआ, उससे रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, वहाँ पे कुछ प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है स्पेशल कोर्ट में, लेकिन लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ, तो उठा के गुजरात ट्रांसफर कर लो, बट ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस where it is not feasible to conduct a peaceful, fair, impartial and speedy trial. Similarly, High Court has power to transfer a case pending before a special court in a state to any other special court within that state. High Court को भी ये पावर दी गई है। अब रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ये आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2019 में कुछ अमेंडमेंट किए गए, ऑब्जेक्टिव वही था कि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करनी है एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस इंक्लूडिंग दोज कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अमेंडमेंट फोकस ऑन 3 मेन एरियाज। पहला, offenses outside India. The original act allowed NIA to investigate and prosecute offenses within India. The amended act empowered the agency to investigate offenses committed outside India subject to international treaties and domestic laws of other countries. ठीक है, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा का जो इशू चल रहा है वो निज्जर की डेथ का, ठीक है, वो थोड़ा सा इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है आपके। वाइडनिंग द स्कोप ऑफ लॉ, द अमेंडमेंट अलाउड NIA टू इन्वेस्टिगेट इन एडिशन केसेस रिलेटेड टू, अब उन्होंने अलाउ कर दिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस भी आप कर सकते हो, काउंटरफिट करेंसी के भी कर सकते हो, या मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स ये भी कर सकते हो। साइबर टेररिज्म, ऑफेंसेस अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, ये तो हमने देख ही लिया था ऊपर, ठीक है। इसके बाद स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें। 2008 एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशल कोर्ट फॉर कंडक्टिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, और 2019 का जो अमेंडमेंट आया, इट अलाउड सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट सेशन कोर्ट एज ए स्पेशल कोर्ट। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेशन कोर्ट होते हैं ना, हमें पता है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और ये जब सिविल मैटर से डील कर रहा होता है तो इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, जब ये क्रिमिनल मैटर से डील कर रहा होता है तब इसको सेशन कोर्ट कहते हैं। ओके, तो अब सेंटर के पास ये पावर है कि नया कोर्ट नहीं बनाना है, इस सेशन कोर्ट को ही हम डेजिग्नेट कर देंगे एज स्पेशल कोर्ट, राइट, फॉर द ट्रायल ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेज। Central government is required to consult the Chief Justice of High Court under which session court is functioning before designating it as special court, and state government may designate session court as special court for trial of scheduled offences. ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है, याद रखिएगा। अरे अब इसी के साथ हम UAPA भी देख लेते हैं, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में इनेक्ट किया गया था 1967 में। Recently, many activists, journalists and students have been booked under UAPA in different cases across the country. Passed in 1967, aim था effective prevention of unlawful activities associations in India. Okay, it refers to any action taken by an individual. Remember this word, individual or association intended to disrupt territorial integrity or sovereignty of India. The act assigns absolute power to center by way of which, if the center deem an activity as unlawful, then it may be by way of official gazette declare it so. It has death penalty and life imprisonment as highest punishment. Under UAPA, now remember this point, both Indian and foreign nationals can be charged. It will be applicable to offenders in the same manner even if crime is committed on foreign land outside India. Investigative agency can file a charge sheet in maximum 180 days, maximum 180 days after the arrest, and duration can be extended further after intimating the court. 2004 amendment added the Terrorist Act in the list of offences to ban the organization of terrorist activities, under which 34 outfits were banned. Till 2004, unlawful activities referred to actions related to secession and secession of territory. ठीक है, जैसे हमने आज अभी शुरू में मणिपुर वाला केस देखा।
इन अगस्त पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया है कुछ 2019 में टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल टेररिस्ट ऑल्सो। इससे पहले क्या कर रहे थे हम, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर सकते थे कि दिस इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 34 आउटफिट्स को डिक्लेयर किया गया, बट 2019 अमेंडमेंट के बाद हम लोग इंडिविजुअल्स को भी एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आप अब PYQ उठाएंगे ना, UAPA पे जो PYQ आया उसमें ये स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि इंडिविजुअल्स को नहीं कर सकते थे आप उस टाइम, बट अब इंडिविजुअल्स को भी कर सकते हो आफ्टर दिस अमेंडमेंट ऑफ 2019। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है, ध्यान रखिएगा। This Act empowered Director General of NIA to grant approval of seizure or attachment of property when the case is investigated by said agency। ये जो attachment of property है ना, ये पावर दी गई है, इस पर फोकस रखिएगा। The Act empowers the officers of NIA of the rank of inspector or above to investigate cases of terrorism in addition to those conducted by DSP और ACP। ओके, अब फाइनली हम लोग देख लेते हैं गुरु नानक जी पर जो भी आर्टिकल आया था उसको देख लेते हैं, ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं। बर्थ कब हुआ 1459 एंड इनकी डेथ कब हुई 1539। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आई विल टेल यू। अब देखिए 1539, अब याद कीजिए 1526 कौन सा था, ठीक है, जब बैटल ऑफ पानीपत होती है, ठीक है, बाबर का एंट्रेंस होता है, मुगल्स का आना होता है, और 1555-56 में जाके कहीं अकबर गद्दी पे बैठेगा, राइट। तब तक तो गुरु नानक जी की डेथ हो चुकी है। ओके, और यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने यही कहा था गुरु नानक देव वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, तो नॉट पॉसिबल। अकबर आएगा 55-56 में, गुरु नानक जी की डेथ हो जाएगी 1539 में। तो इस तरीके से आप हर चीज़ रट नहीं सकते, बट आप कहीं ना कहीं आपका टाइमलाइन थोड़ी याद होगी तो आप PYQ हैंडल कर MCQ हैंडल कर पाओगे। ऑलराइट, 1459 में इनका बर्थ हुआ था नियर लाहौर। ओके, नाउ ही वॉज फर्स्ट ऑफ 10 सिख गुरुज। अब मैं चाहूँगा कि आप में से कोई ना कमेंट सेक्शन में मुझे पूरे 10 गुरुज के नाम लिख के दे, बिना देखे लेकिन, ओके, अगर याद है तो। ओके, एंड ही वॉज फाउंडर ऑफ सिखिज्म, इनिशिएटेड इंटरफेथ डायलॉग way back in 16th century and have conversations with most of religious denominations of his time. He wrote compositions which were included in the आदि ग्रंथ, और आदि ग्रंथ कंपाइल किसने किया था, तो गुरु अर्जन जी ने किया था, जो कि 5th गुरु थे। This came to be known as Guru Granth Sahib after the additions made by 10th Sikh Guru, that is Guru Gobind Singh. Okay, he was contemporary of Aurangzeb. He advocated Nirgun Bhakti, that is devotion to and worship of formless divine form of bhakti. He rejected sacrifices, ritual baths, image worship and austerities. ये बहुत important point है, इन्होंने ये सब reject कर दिया था। He set up rules for congregational worship, that is संगत, involving collective recitation, okay, जो मिलके गुणगान करते हैं, okay, भजन गाते हैं वो सब। He gave the basic mantra of एक ओंकार to his followers and insisted on treating all human beings equally without discriminating on basis of caste, creed and gender. But unfortunately even Sikhism में भी casteism आ ही गया ultimately। डेथ हुई थी 1539 में इन करतारपुर पंजाब, इसलिए करतारपुर कॉरिडोर भी बनाया गया इंडिया पाकिस्तान के बीच, ताकि जो इंडिया के सिख हैं वो वहाँ जा सकें। अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि रेलेवेंस इनकी टीचिंग का आज के टाइम में, ठीक है। तो चलिए रेलेवेंस देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने क्या कहा ऊपर हमसे कि कास्ट वगैरह पे डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, तो हम लोग एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी की लिए देख सकते हैं इनकी टीचिंग को। बिल्डिंग एन इक्वालिटेरियन सोसाइटी, हीज आइडिया ऑफ इक्वालिटी कैन बी डिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग इनोवेटिव सोशल इंस्टीट्यूशंस गिवन बाय हिम लाइक लंगर, ओके, कलेक्टिव कुकिंग एंड शेयरिंग ऑफ फूड, पंगत, partaking food without distinction of high or low caste, sangat, collective decision making and social harmony. According to him, whole world is God's creation and all are born equal. There is only one universal creator, एक ओंकार सतनाम. Apart from it, forgiveness, patience, forbearance, kindness are the core of his teaching. इसके अलावा क्रिएटिंग ए जस्ट सोसाइटी, he placed the motto of किरत करो, नाम जपो एंड वंद चको, बिफोर इज डिसिपल। इसका मतलब होता है वर्क, वर्शिप एंड शेयर। ही स्टूड फॉर कर्मा एज द बेसिस ऑफ धर्म एंड ही ट्रांसफॉर्म द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इनटू आइडियोलॉजी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल चेंज। ही एडवोकेटेड द कंसेप्ट ऑफ 10 वंद और डोनेटिंग 1/10 ऑफ वंस अर्निंग अमंग नीडी पर्सन। ओके, तो आज वर्ल्ड अगर बर्बाद हो रहा है तो ग्रीड की वजह से। आज करप्शन की अगर सबसे बड़ी कोई जड़ है तो वो है ग्रीड। ओके, जेंडर इक्वालिटी,
According to him, women as well as men share the grace of God and are equally responsible for their actions to him. Respect for women and gender equality is perhaps the most important lesson to be learned from his life and bringing peace. According to Indian philosophy, Guru is the one who provides illumination, dispels doubt, and shows the right path. In this context, the ideas of Guru Nanak Dev can help promote peace, equality, prosperity across the globe. वापस आते हैं न्यूज़पेपर पर. आई नो थोड़ा लेंदी हो रहा है बट बस फिनिश करते हैं. देखिए, फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया नाटो, इसको तो याद रखिएगा, ठीक है. और रशिया ने थ्रेट भी किया था रिटेलिएशन. अब रशिया क्या कर रहा है, यहाँ से इधर फिनलैंड है, इधर रशिया है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से ना माइग्रेंट्स को भेज रहा है इसके देश में. ये एक तरह की ना आप कह सकते हो हाइब्रिड वॉरफेयर चलाता है रशिया, ठीक है. तो फिनलैंड ने एक्यूज़ किया रशिया को ड्राइविंग माइग्रेंट्स टू द बॉर्डर एज पे बैक फॉर फिनलैंड मेंबरशिप ऑफ नाटो. It accused Russia and its ally Belarus of using migrants seeking safety and economic opportunity in Europe as pawns to destabilize Western democracies. European leaders called it a form of hybrid warfare. ठीक है, हमारे यहाँ भी क्या हो रहा है अब वो हम ठीक है हाइब्रिड वॉरफेयर नहीं कह रहे हैं उस चीज़ को, बट रोहिंग्यास का इतना ज़्यादा माइग्रेशन करके हमारी कंट्री में आना, बांग्लादेश का आना, ये सही नहीं है. Okay, Moscow deploys against them along with disinformation, election interference, and cyber attack. Okay, so you can say that Finland believes that Russia is weaponizing migration. Okay, इकॉनमी में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन. काफ़ी लेंथी हुआ. सो thank you for joining this session. Have a great day, keep learning, and do join the Telegram group so that you can get access to this prelims extra PDF. Okay, because that is really important. Don't waste your time in searching all these things. Every day with Indian Express discussion, I give you this Indian Express extra. That is extremely important for you. And please do share the video and do recommend channel to others. So that's it for this session. Have a great day, keep learning.